नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 2 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएँ। जैसा कि आप भी कन्फ्यूज़ होंगे और बहुत सारे लोग भी कन्फ्यूज़ हैं। कुछ लोग होली आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं और आपने तो अपनी-अपनी जगह होली अपने हिसाब से मनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी होली की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। साथ ही एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने स्टडी का जो मोमेंटम है उसको ब्रेक ना करें, ठीक है? फेस्टिवल की वजह से बिल्कुल स्टडी से आप अपना अलगाव स्थापित ना करें। इसकी प्रॉब्लम क्या होगी इसकी वजह से पहला दूसरी अगेन आप दोबारा जब स्टडी शुरू करेंगे तो आपको मोमेंटम गेन करने में 2 से 5 दिन का आपका जो समय है वो खराब हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपका मिशन पूरा ना हो जाए तब तक आप अपनी जो प्रायोरिटी 1 है आपकी प्रायोरिटी 1 क्या है? आपकी स्टडी, उसको आप बनाए रखें। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और यही वो मोमेंटम होते हैं, यही वो टाइम होता है जब आप दूसरों से एक एज अपनी प्रिपरेशन में क्रिएट करते हैं। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें सबसे पहली है 3 जगह का जो नाम है वो राजस्थान सरकार बदलने जा रही है। कौन-कौन सी है वो जगह? सबसे पहले आपको पता है माउंट आबू, इसका नाम किया जा रहा है आबू राज, याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जहाजपुर का नाम किया जा रहा है यज्ञपुर और कामा का नाम किया जा रहा है कामबन। ये 3 जो जगह हैं उनके नाम जो है वो चेंज कर रही है राज्य सरकार और चेंज करने के पीछे उनका जो तर्क है वो है कि ये सांस्कृतिक रूप से जो है जुड़े हुए लोगों से और प्राचीन टाइम में यही नाम यूज होते थे। समय के साथ ये बदल गए, इसमें बहुत सारे फैक्टर है बदलने के। हमारे लिए काम की न्यूज़ इतनी सी है, माउंट आबू का नाम अबूराज, जहाजपुर का नाम यगपुर और सॉरी कामा का नाम कामवन। ये आप 3 चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे। आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है इसको अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने जा रही है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, वुमन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को जब सर्वोच्च पद मिलता है तो ये अपने आप में एक एक अच्छा संकेत होता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। और वो भी जब इतने इम्पोर्टेंट पद पे अगर एक महिला सुशोभित होगी तो ये अपने आप में एक अच्छी है, सोसाइटल रूप में भी और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और एम्पावरमेंट भी बढ़ता है। तो नाम आप याद रखेंगे, 72 ईयर्स के बाद, यानी जब आंध्र हाई कोर्ट आज से 72 साल पहले स्थापित हो गया उसके बाद पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी, जो कि नाम है लिसा गिल। नाम याद रखेंगे आप। ये जो है इनको चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश जो है कॉलेजियम ने की है और इनके पास 35 साल का अनुभव है। लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है? ये एयर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, दैट इज लिसा गिल। ये क्या, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। देखिए, ये एक स्पेशल दर्जा होता है और इसके हिसाब से इसको आप सहज भाषा में यूँ समझे कि जैसे आपके 4 बेस्ट फ्रेंड हैं। मान लिए एक एक से आपको मैं समझा देता हूँ। ये है रमेश और ये है सुरेश, ठीक है? रमेश जो है इसके 4 बेस्ट फ्रेंड है ऑलरेडी। क्या क्या नाम है? करीम, अजमल और राधे श्याम और साकेत। ये 4 इसके ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है। अब ये क्या करता है कि रमेश जो है सुरेश को भी बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दे देता है, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दे देता है। तो ये जो चारों लोगों के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट रमेश को करना पड़ता था वही ट्रीटमेंट अब +1 यानी सुरेश के साथ भी करना पड़ेगा। तो ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। इसी से समझिए ये है आपका यूरोपियन यूनियन और ये है भारत, ठीक है, इंडिया। इसी तरह इन दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया है, यानी कि जो उस तरह का जो व्यवहार बाकी मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ करेगा वैसा व्यवहार नहीं ये एक दूसरे के साथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, आपको पता है वंदे मातरम में एक चेंजेस किया था। चेंजेस ये किया था कि पहले इसके जो 2 स्टांजा सिर्फ वही गाए जाते थे, अब बढ़ा के इसके की पूरे 6 स्टांजा इसके गाए जाएंगे। पुराने 2 स्टांजा गाने के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस थे, उनमें हम नहीं जाएंगे। हम सीधी बात करेंगे कि 6 स्टांजे जो है अब वो अनिवार्य कर दिए और इसको अनिवार्य करने वाली जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी आपको पता हाल ही में यहाँ पे बीजेपी ने काफी लंबे अंतराल बाद यानी ऑलमोस्ट पहली बार जीत दर्ज की है। तो इन्होंने कर दिया कि इनके सभी जो अधिकारी कार्यक्रम होंगे उनमें सारे 6 अंतरे जो है वंदे मातरम के गाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश की ऐसी पहली कौन सी नगरीय निकाय है जिसमें वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे? तो वो है आपकी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC, ठीक है? चलिए, याद रखेंगे आप। आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है आई मैक प्लस। देखिए, आई मैक प्लस, ठीक है? ये क्या है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 3 वर्ड है इसमें। इंडिया पहले आपका, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है? यहाँ पे
मिडिल ईस्ट आपको पता है, ये पूरा जो एरिया है ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आप समझ लीजिए आपका यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरब है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए इजराइल है। तो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट वाला एरिया। और आगे यूरोप आपको पता है, ऊपर यहाँ यूरोप है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आप इसको समझिए। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर क्या है, जैसे इंडिया से कोई सामान गया, ठीक है, इंडिया से सामान समुद्री मार्ग से यूएई चला गया, ठीक है, समुद्री मार्ग से। आगे समुद्री मार्ग से किसी रेल या सड़क मार्ग से ये कहाँ चला गया, सऊदी अरब, ठीक है। और इसी प्रकार ये इजराइल के हाइफा शहर तक चला गया। फिर दोबारा सी मार्ग से यानी समुद्री मार्ग से ये यूरोप में चला गया। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की एक प्लानिंग है जो कि अभी डिस्कस हुई है किसके बीच में, जब मोदी इजराइल यात्रा पर गए तब। इससे क्या होगा, इसमें 40% तो टाइम बच जाएगा और 30% जो है पैसा बच जाएगा सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी भारत, यूरोप और अफ्रीका की। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसमें ये जो टोटल नेटवर्क बनेगा ये 6400 केमी का बढ़ेगा। अभी ये जो नीचे वाली जो बातें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी कि आपको एक जनरल आइडिया हो कि इस तरह का एक कॉरिडोर बनाने पे विचार चल रहा है, ठीक है। आईएनएस अंशद्वीप के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक एडवांस जो है अपना सबमरीन है जो कि समुद्र के किनारे वाला जो तटीय सेक्टर है वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जहाजों की मूवमेंट भी ज्यादा होती है और गहराई कम होने की वजह से जो एंटी सबमरीन्स वगैरह उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको नई डॉल्फिन हंटर भी बोला जा रहा है। इसके पीछे एक वजह क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये शेलो वाटरक्राफ्ट है, वो तो हमने बात कर ली थी। शेलो का मतलब कम जो गहराई है उसमें काम करता है। चेन्नई में इसको कमीशन किया गया है और ये जो है अंजदीप जो द्वीप है कर्नाटका, उसके नाम पे इसका नाम रखा है। ये जो 77 मीटर लंबा, ये सबने पढ़ लिया था। रीजन क्या है, इसका जो हल माउंटेड जो सोनार है अभय साइलेंट, वो पनडुब्बियों को खोजने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसलिए इसको जो है बोला जा रहा है क्या, नई डॉल्फिन हंटर, यानी इसकी जो क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं के कारण इसको डॉल्फिन हंटर बोला जा रहा है। या डॉल्फिन का मतलब हो गया दुश्मन की पनडुब्बी, ठीक है, दुश्मन की पनडुब्बी, उसको हंट करना यानी उसका शिकार करना, और ये इसकी काबिलियत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, कुछ डेटा जो है वो आपकी सूजस में था जो कि हमने इसमें इंक्लूड किया है। सबसे पहला तो ये है, आप हर जगह इसका कोट भी करेंगे, इसको आप अपने आंसर्स में भी यूज करेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का, 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो लक्ष्य है वो राज्य सरकार ने रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो आपका कृषि बजट है उसमें 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, आपको याद नहीं रखना है। याद सिर्फ ये रखना है कि टोटल बजट का लगभग 5.5%, 5.55% जो है वो आपका कृषि बजट है, यानी राज्य की जीएसडीपी का, ठीक है। ये जो प्रावधान है ये आपको याद रखना, और ये आप यहाँ से बेसिकली ये मैसेज सीएम और उनकी सरकार ये देना चाह रही है कि हम किसानों को लेके कितने प्रतिबद्ध हैं। किसान सम्मान निधि आपको पता है, ये एक राशि है जो कि 6,000 रुपये वार्षिक राशि दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। इसमें 3,000 रुपये ऐड करके राज्य सरकार यानी राजस्थान के किसानों को मिलता है टोटल 9,000 रुपये, ठीक है। ये मिलती है आपकी 3 किस्तों में, ठीक है, 3-3 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। ये तो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। आगे राजस्थान का एक डेटा है, सिंपली आप कहीं आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की 11 योजनाएं उनमें राजस्थान पहले स्थान पे यानी क्रियान्वयन में। तो ये दिखाता है कि राजस्थान कितना सीरियस अपने डेवलपमेंटल गोल को लेके है। आगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आपको पता है, इसमें 78,000 रुपये की सीधी सब्सिडी मिलती है। तो ये एक अच्छी योजना है जो कि भारत सरकार की। आगे पीएम कुसुम योजना जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसका जो कंपोनेंट ए और सी है, इसमें 3 कंपोनेंट है, ए बी सी। ये जो 2 कंपोनेंट है ए और सी, इसमें देश में प्रथम स्थान पे है राजस्थान, और ये सौर ऊर्जा के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो है राजस्थान को कर रहा है। देखिए ये न्यूज में इतनी सी बात थी, अब हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम इस योजना को ठीक से पढ़ लें। तो आपको पता है पीएम कुसुम जो योजना इसका है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, यानी किसानों को ऊर्जा सुरक्षा भी देना, उनके स्तर का उत्थान भी करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, किसानों को पहले तो आत्मनिर्भर बने और उनकी आय भी बढ़े, ये इस योजना का पूरा उद्देश्य है। चलिए हम कंपोनेंट ए के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ए जो है आपका वो बंजर जमीन से कमाई के बारे में, ठीक है। मान लो कोई किसान है जिसके पास बंजर और परती जमीन पड़ी हुई है, तो वहां पे वो 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के छोटे सोलर पावर प्लांट लगा सकता है। इसकी शर्त एक ही है कि ये जो है आपकी किसी सौर ग्रिड के नजदीक हो, जहां से बिजली ये पैदा करके वहां बेची जा सके, ये इसकी शर्त है। सॉरी।
ठीक है, चलिए आगे। डिस्कॉम को बेचा जा सके, तो इससे क्या है कि हर महीने एक तय और सुरक्षित आमदनी किसान को मिल सकती है। दो बातें याद रखेंगे, कंपोनेंट है, बंजर और जमीन से कमाई किसान को मिलेगी। 0.5 से 2 मेगावाट तक के जो छोटे क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट है वो इसमें लगेंगे। इसमें भी राजस्थान क्या है, नंबर 1 है। कंपोनेंट बी, जो महंगे डीजल पंप है उनसे किसानों को छुटकारा दिलाना। देखो डीजल पंप से क्या है, किसान को आर्थिक हानि भी होती है और प्रदूषण भी होता है, जिससे कि एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। तो इसमें क्या है कि आपके 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले जो डीजल पंप है उनको सोलर पंप बनाना, ठीक है। और ये जो है आपका एक मतलब किसानों के लिए एक अच्छी सहूलियत है। इसमें बिजली क्या है कि किसान ग्रिड में नहीं बेचता है, क्योंकि ये जो है स्टैंड अलोन है, यानी ये किसी सौर आपका जो बिजली का संयंत्र है उससे दूर है डिस्टेंस में। तो ये आपका दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा जो है, मौजूदा जो बिजली के पंप है उनका ही सोलराइजेशन करना, यानी आपको पता है बिजली वहां तक पहुंच रही है, ठीक है, कोई पंप लगा हुआ किसान का, उसको सौर ऊर्जा आधारित करना। इसके बाद क्या, किसान की खुद की जरूरत भी पूरी हो जाती है और जो उसके बाद जो बिजली बचती है वो वापस ग्रिड को बेचकर किसान को अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये सब्सिडी, सबसे बड़ा आकर्षण जो इस योजना है सब्सिडी। सरकार 60% तक की आर्थिक सहायता देती है, 30% केंद्र सरकार देती है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 30% राज्य सरकार, 30% केंद्र सरकार, यानी 60% तो सरकार ने दे दी है। उसके बाद जो 30% है उसका बैंक लोन और किसान को केवल 10%। समझिए आप, मान लो 100 रुपए लागत है, 30 रुपए केंद्र सरकार, 30 रुपए राज्य सरकार, 30 रुपए बैंक से लोन, और किसान के लगेंगे मात्र 10 रुपए, यानी कि 10% जो खर्चा इस योजना का होगा वो किसान की अपनी जेब से होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये योजना समझ आई होगी। आगे आपको पता है हथनी कुंड बैराज योजना और यमुना जल राम सेतु सेतु लिंक जो योजना है, इन दोनों के बारे में बात की गई किसमें, सूजस मैगजीन में। तो हमारी ये दायित्व बनता है कि हम इन दोनों योजनाओं को भी ठीक से याद कर लें, ठीक है। तो ये दो अलग अलग योजनाएं, हथनी कुंड बैराज यमुना जल योजना और राम सेतु जल योजना, ये दोनों योजनाएं, ठीक है। पहली जो है हथनी कुंड बैराज जो है ये है हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से क्या है, यमुना का पानी लाना है कहाँ पे, शेखावाटी जो आपका अंचल है, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, याद रखेंगे आप। हथनी कुंड बैराज जो योजना है ये शेखावाटी अंचल के लिए है। यहाँ हरियाणा से जो पानी है वो लेके आना है कहाँ पे, सिक्कर में, चूरू में और झुंझुनू में, ठीक है। इससे क्या है कि यहाँ जो सूखे और पेयजल की जो समस्या है उससे जो है छुटकारा मिलेगा। तो इसमें क्या, हरियाणा सरकार के बीच सहमति पत्र जो है वो साइन हो गया है, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा क्या रहेगी, पानी की जो मात्रा है वो 577 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर, याद रखेंगे आप। पूछा जा सकता है कि हथनी कुंड बैराज योजना में जो समझौता हुआ है राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच, इसमें कितने पानी की मात्रा पे हुआ है। तो राजस्थान को जो हिस्से का पानी मिलेगा वो मिलेगा 577 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM, ठीक है। ये कब मिलेगा, ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में इकट्ठा हो जाएगा बाढ़ का अतिरिक्त जल और उसी से पानी का सदुपयोग होगा। आगे क्या है, एक यमुना जो कैनाल है उसके पास एक विशेष इनटेक वेल पंप हाउस बनाया जाएगा और वहां से 263 किलोमीटर लंबी 3 भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसके माध्यम से चूरू के हाशियावास, रिजर्वारी और शेखावाटी के अन्य हिस्सों तक पहुंचेगा। यानी समझिए आप, यमुना जो कैनाल है उसके पास में एक पंप हाउस बनाया जाएगा, उस पंप हाउस से 363 किलोमीटर की 3 भूमिगत पाइपलाइंस बिछाई जाएगी और उसमें चूरू के हाशियावास तक एक और बाकी अन्य शेखावाटी के अन्य हिस्सों तक ये जो है पानी आएगा और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वर्तमान जो स्थिति है, इसकी जो डीपीआर है वो बन चुकी है। अच्छा, डीपीआर का काम जल्दी पूरा होने वाला है और परियोजना का कार्य इसके बाद शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हथनी कुंड बैराज योजना जो कि शेखावाटी के 3 सिक्कर, चूरू, झुंझुनू जिलों के लिए है। इसमें 363 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइंस होगी जो कहाँ पे आएगी, हाशियावास, चूरू और सिक्कर और झुंझुनू के अन्य स्थानों तक इससे पानी आएगा और जो मानसून सत्र में जो अतिरिक्त बाढ़ का पानी यमुना में आता है उससे ये स्टोरेज होगा और इसकी पेयजल की समस्या ये हल होगी। आगे जो आपकी है राम सेतु जल लिंक परियोजना, ठीक है। ये जो परियोजना है आपको मैं बताता हूँ, ये क्या है, पूर्वी राजस्थान में स्पेशली जो चंबल और इसकी जो सहायक नदियां हैं यहाँ पे हर साल अतिरिक्त जल बाढ़ का कारण बनता है। उसी अतिरिक्त जल को यहाँ से लाके और पश्चिमी राजस्थान या आप यूँ कहें कि मध्य राजस्थान जो है, अजमेर से लेके आगे आपका जयपुर और ये वाला जो एरिया है, इसके लिए पेयजल और कृषि के लिए दोनों ही जो है पानी की व्यवस्था करना। और ये महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो जो परियोजना है उससे भी जुड़ी हुई है। पहले इसका नाम ERCP था, ठीक है, वो चेंज होके KPC और इसका नाम जो है राम सेतु जल लिंक परियोजना कर दिया है। राम में 2 शब्द है, राम मतलब राजस्थान, M मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, लाभान्वित जो इसका डाटा आपको याद रखना है, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ जो आबादी है, यानी राज्य की 40% जनसंख्या को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सोच के देखिए,
राज्य के 41 में से 17 जिलों की 3.25 करोड़ यानी कि 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सोच के देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। कैसे काम करेगी ये देखो, चंबल और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, काली सिंध, पार्वती और मेच, इनके बरसात में व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर उसको बनास, बाणगंगा और अन्य जो बेसिन है उसमें ट्रांसफर करना इसका उद्देश्य है। और इसमें कई बैराज बन रहे हैं, काली नदी पर नौनेरा बैराज, पार्वती पर महलपुर और मेज आदि बैराज बनाए जा रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, जल आवंटन का जो दायरा है वो भी बढ़ गया है। पहले जो जल था वो कम था, अब राजस्थान को 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। ठीक है, आगे विशाल जल सेतु इसमें बनेगा, भारी जल सेतु बन रहे हैं। उदाहरण के लिए नौनेरा बैराज का पानी बड़े जल सेतु मेज नदी तक पहुंचाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको याद रखना है सबसे चीज कि इसमें जिले कितने शामिल है, 17, आबादी कितनी 3.25 करोड़ यानी कि राज्य की आबादी का 40%। और जो है सहायक नदियों का पानी कौन कौन सी का, चंबल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, काली सिंध, पार्वती और मेज, इनका जो अतिरिक्त जल है उसको बनास, बाणगंगा अन्य बेसिनों में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर ये 17 जिलों तक पेयजल और सिंचाई की जो सुविधा है वो प्रदान करेगी। और कितना है, 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर ये जो पानी है अप्रस्तावित है नए सर्वेज और रिपोर्ट के हिसाब से। आगे एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है, शहरों का जो खाका है उसकी असलियत कुछ और है और खाका कुछ और है। देखो आपको पता है इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें शहरीकरण इस बार एक टॉपिक ऐड किया है। और राजस्थान आरएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी शहरीकरण जो टॉपिक है वो ऐड किया गया। और आपको पता है अपनी जीडीपी का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो शहरों से आता है, लेकिन शहरों की जो हालत है वो दयनीय है। उस हिसाब से शहरीकरण हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए, हमारी सोशल प्रॉब्लम्स के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, और ये नगरीकरण बढ़ता ही जाना है उसके हिसाब से शहरीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात कर लेते हैं। तो आर्थिक सर्वे में एक लाइन है जो हमारे शहरों के बारे में सटीक है, ऐसी बात राइटर करते हैं। क्या है ये? इकोनॉमिक्स टाइम्स का अपना आर्टिकल है जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके हम इसको डिस्कस करें। तो हमारे जो शहर है वो आकांक्षा वाले शहर है, यानी और शहरों से जुड़ी अनेक ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें ठीक किए बिना विकास नहीं हो सकता। यानी कैसे हो सकता है, और ये असलियत को बदलने का समय है और सवाल है। यानी बात कर रहे हैं कि हमारे जो शहर है वो आकांक्षा वाले शहर है और इनसे जुड़ी हुई अनेक शहरी चुनौतियां हैं जिनसे हमें किस प्रकार चुनौतियों से लड़ना है ताकि हमारा विकास सुनिश्चित हो सके। आगे बोलते हैं कि सर्वेक्षण में साफ बोलता है कि भारत बुनियादी ढांचे और उसमें समन्वय की कमी से जूझ रहा है। ठीक है, और स्तरीय जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने विश्व स्तरीय मान लो कार्स बना ली, लेकिन अगर उस स्तर के रोड नहीं होंगे तो क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, उसका लाभ हमें नहीं मिल सकता। और इसी तरह का जो गंभीर विरोधाभास है वो हमारे शहरी विकास में बाधा डाल रहा है। उदाहरण के लिए दोबारा समझेंगे, मान लो एक बड़ी कंपनी है जिसने ऑडी कार बना दी, इतनी ऑटोमेटिक कार बना दी जो कि बहुत अच्छी स्पीड में चलती है, लेकिन उसके स्तर के रोड होंगे तभी तो चलेगी। मान लो हमने बुलेट बुलेट ट्रेन हम जापान से लेके आ गए, लेकिन हमारा जब ट्रैक रेलवे का बुलेट ट्रेन के लेवल का नहीं होगा तो हमारे लिए वो बुलेट ट्रेन का क्या यूज है? कोई यूज नहीं। ये वाली बात है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि मीडिया में इस बात को लेके बहस छिड़ी हुई है कि आम जनता का व्यवहार स्थान के अनुसार अलग अलग क्यों हो जाता है। जैसे दिल्ली की स्थानीय बसों में लोगों का व्यवहार अलग होता है, वहीं मेट्रो में अलग हो जाता है। यानी दिल्ली की स्थानीय बसों में वो गंदगी फैला रहे हैं लेकिन मेट्रो में ऐसा नहीं होता है। इससे एक बात समझ के आती है कि जिस तरह से सरकारी या सिस्टम व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों का रख रखाव होती है उसके हिसाब से ही जनता को एक मैसेज जाता है और जनता उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो ज्यादा आ जाती है ताकि जनता फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करती है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि इस तरह के डिजाइन और सामाजिक नियम प्रशासन ये तब तक तालमेल नहीं बैठाते जब तक स्मार्ट शहरों का जो खाका है वो कागजों पे बना रहेगा। यानी जमीनी स्तर पे हमें दिल्ली मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं बनानी होगी ताकि लोगों के भी व्यवहार में परिवर्तन आए और हमारे जो शहर है वो सस्टेनेबल बने, जो कि हमारे ग्रोथ के जो इंजन बने हुए हैं ये आगे भी सतत रूप से ऐसे बने रहें। ठीक है, आगे ईरान में जो तनाव है उसको लेके एक आर्टिकल है जो हमने इंक्लूड किया है। देखो ये आर्टिकल छपने के बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या हुआ है कि उनका जो सुप्रीम लीडर है खमनोई, उसको मार गिराया है किसने? यूएसए और इसराइल की संयुक्त कार्रवाई में इसके सुप्रीम लीडर को मार गिराया। देखो हो क्या रहा था पिछले 30 साल से, लगभग 30 से भी अधिक सालों से जो खमनोई है वो ईरान की जो सत्ता है उसका एक सेंटर बिंदु बने हुए थे। 1979 में ईरान में एक क्रांति होती है जिसको इस्लामिक रिवोल्यूशन माना जाता है और 98% लोगों ने इस बात पे वोट दिया था कि हमारा जो देश का शासन है वो इस्लामिक कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है चीजें बदलती है और यहाँ पे ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है, जैसे कि अमेरिका और इसराइल के जो हित है वो भी यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों में वहाँ विरोध और गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
इस खमनई की जो सत्ता थी इसके अगेंस्ट में, और लोग सड़कों पे भी उतर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अमेरिका के दूसरे इंटरेस्ट है कि जैसे उसका जो परमाणु जो कार्यक्रम है ईरान का, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने संयुक्त कार्रवाई में उसको मार गिराया, जिसके बहुत सारे मल्टीपल जो एस्पेक्ट है वो निकल के आ रहे हैं। एक चीज़ और हो रही है इसमें कि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्या है, जो अमेरिका के जो सहयोगी देश है जैसे कि सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो गया, वहाँ पे जो अमेरिकी बेसेस है उन पे उन्होंने हमला किया है। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो मध्य पूर्व एशिया में हो रहे हैं, तो हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम के रिलेटेड कोई बात आती है सामने तो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी छोटी आपको एक रूपरेखा मैंने बता दी। अब इस आर्टिकल में क्या बात थी, आर्टिकल में ये बात थी, आप इसको समझिए। देखो, ईरान में जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसके कुछ कारण आपको इस आर्टिकल में समझने को मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या किया, यूरोपीय संघ ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, एक प्रकार का वहां का पैरामिलिट्री है, जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, और इस कारण ईरान ने यूरोपीय देशों के जो राजदूत है उनको तलब किया, और अमेरिकी जो युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन तेहरान पर नजर रखे हुए। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हो ही गया कि जो उसका सुप्रीम लीडर है उसको एसिसिनेशन उसका अमेरिका ईरान में हो गया है। ठीक है, चूंकि यूरोप भी अपने मित्र अमेरिका के साथ है, तो तनाव जो है गहरा गया है, और प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर बुलंद हौसलों के साथ उतरे हुए। और प्रदर्शनकारी जो खमनोई को पसंद नहीं करते थे, उनके पीछे उनको लगता था यूरोपीय देश और अमेरिका हमारे पीछे खड़े रहे। आगे हमने जो बात करी थी कि 1979 में धर्मतंत्र को 98% लोगों ने बहुमत के साथ स्वीकार किया। आज लोग उसी तंत्र के खिलाफ सड़कों पे हैं, ये सारी बात है। जो उसके बाद क्या है कि दमन भी बहुत ज्यादा हुआ है, लोग सड़कों पे थे, तो ईरान की जो सरकार है उसने काफी ज्यादा दमन किया है, और ऑफिशियल लगभग 6713 जो लोग हैं वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज जो है अमेरिका की, उसके हिसाब से मारे गए इन प्रदर्शंस में। और खमनोई के जो विरोधी है उस इस आंकड़ों को 50,000 के लगभग बताते हैं कि 50,000 लोग जो हैं वो इस खमनोई के विरोध प्रदर्शन में सरकार की जवाबी कार्रवाई से मारे गए हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की एक डिस्टर्बेंस और गृह युद्ध जैसी स्थिति को ईरान में दिखाता है। ठीक है, आगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रदर्शन का मूल कारण क्या, मूल कारण ये है कि लोग अच्छी प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी इस उम्मीद के साथ में बाहर निकले थे प्रदर्शन के लिए, और उनमें अपने नेता खमनई से कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। और ट्रंप का जो ईरानी प्रदर्शनकारियों को जो समर्थन दिया है, ये भी उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है, यानी उनका मनोबल बढ़ाने वाला। और आपको पता है ये खमनोई का एसिनेशन के बाद में तो चीज़ें और ज़्यादा बदल गई है। ठीक है, आगे नागरिक अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इस तरह की जो प्रदर्शन है आगे भी 2022 में, 25 में, 17-18 में और इवन 2009 में हुए थे, लेकिन उनको दमन कर दिया उनका गया था। अब जो सोशल मीडिया और इन सारे एस्पेक्ट पे आर्टिकल में यहाँ बात की जा रही है, हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा कि हमें वैश्विक परिदृश्य में चल क्या रहा है उसकी एक सामान्य सी जानकारी हो, तो उस हिसाब से आर्टिकल हमने इंक्लूड किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आई होगी, और आप लोग अच्छे से होली बनाइए, सेफली अपनी सेहत का ध्यान रखिए, किसी तरह की दुर्घटना से बच के रहिए। इम्पोर्टेंट यही है, बाकी फेस्टिवल है, अपनी पढ़ाई और अपनी खुशियों को बैलेंस करते हुए और अपने त्यौहार को मनाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।